क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, देखिए भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है या शॉपकीपर बॉट 80 kg ऑफ राइस एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, beside 1 kg rice was offered free to him on the purchase of every 20 kg rice. If he sells the rice at the marked price, his profit percent will be। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलोग्राम चावल खरीदा। इसके अलावा प्रत्येक 20 किलोग्राम चावल की खरीद पर उसे 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया गया। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है क्या है कि अगर उसने अंकित मूल्य पर चावल बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ अंकित मूल्य आपको पता है क्या, नहीं पता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या एज्यूम करना है, आपको क्या करना है, मानना है। आपको क्या करना है, मानना है भाई, एज्यूम करना है कि अंकित मूल्य कितना है। तो आप कहेंगे सर अंकित मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम, 100 रुपये प्रति किलोग्राम। मतलब अंकित मूल्य क्या लिखा हुआ है, 100 रुपये प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम आप खरीदते हैं तो उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये है। अब देखिए, एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलोग्राम चावल खरीदा। कितना चावल खरीदा, 80 किलोग्राम चावल खरीदा 10% की छूट पर। तो अब आप बताइए कि दुकानदार को कितना डिस्काउंट मिला। तो दुकानदार को जो क्रय मूल्य था दुकानदार के लिए वो कितना है, दुकानदार के लिए क्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो 10% का डिस्काउंट यानी कि 90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसको चावल मिला। और इसने कितना चावल खरीदा, तो आप कहेंगे सर 80 किलोग्राम उसने चावल खरीदा। तो टोटल कितना रुपए खर्च किया उसने, तो आप कहेंगे 9 8 72, यानी कि 7200 रुपये में उसने 80 किलोग्राम चावल खरीदा। ठीक है, क्योंकि अंकित मूल्य अगर 100 रुपये छपा हुआ था और 10% का डिस्काउंट मिल रहा है यानी कि 90 रुपये का 1 किलोग्राम मिल रहा है। और उसने खरीदा कितना, 80 किलोग्राम। तो 9 8 72 यानी कि 7200 रुपये का उसने क्या खरीदा, चावल खरीदा, टोटल 80 किलोग्राम। लेकिन एक कंडीशन और है, ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक 20 किलोग्राम चावल पर 1 किलोग्राम चावल फ्री दिया जा रहा है। 20 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम चावल फ्री दिया जा रहा है। तो फ्री चावल की मात्रा क्या होगी, अगर हम बोलें कि फ्री चावल की, फ्री जो चावल है, फ्री चावल यानी कि राइस है, उसकी फ्री चावल की मात्रा, फ्री चावल की नहीं, उसकी मत लिखो, फ्री चावल की मात्रा लिख लीजिए। तो फ्री चावल की मात्रा क्या होगी, फ्री चावल की मात्रा कैसे निकालेंगे आप। तो आपको पता है कि प्रत्येक 20 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम फ्री दे रहे हैं। आपने लिया कितना, 80 किलोग्राम, और 20 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम फ्री है। तो 80 को 20 से भाग लगा दीजिए, यानी कि फ्री चावल आया आपके पास 4 किलोग्राम। दुकानदार के पास कितना आया, 4 किलोग्राम। तो ये फ्री चावल की मात्रा आ गई। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि दुकानदार ने 7200 रुपये में कितना चावल खरीदा। तो हम ये कह सकते हैं कि 7200 रुपये में, 7200 रुपये में, यानी कि क्रय मूल्य दुकानदार का कितना है, 7200 रुपये में दुकानदार ने कितना, 80 + 4 यानी कि 84 किलोग्राम उसने चावल खरीदा। भाई 80 तो खरीदा लेकिन 4 किलोग्राम उसको फ्री मिला, यानी कि 7200 रुपये में उसको टोटल 84 किलोग्राम चावल मिला। अब 7200 रुपये में उसको 84 किलोग्राम चावल मिला। अब ये बोल रहे हैं यदि वह अंकित मूल्य पर चावल को बेचता है। अब उसके पास कितना चावल है, 84 किलोग्राम, और अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अगर वो 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 84 किलोग्राम चावल बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा चावल का। तो यहाँ से आप निकालेंगे चावल का विक्रय मूल्य। क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। 84 किलोग्राम है, 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहे हैं, तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 8400 रुपये का हो जाएगा। कितने रुपए का, 8400 रुपये का। यानी कि जो चीज़ आपने 7200 रुपये में खरीदी थी उसको आप 8400 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ ही हो रहा है। तो आपको बताना क्या है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले तो हम लाभ देख लें कि लाभ कितना हो रहा है। तो आप कहेंगे सर लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य मतलब 84 में से 72 माइनस कर दीजिए। 12 × 72, 12 × 7 84, यानी कि 1200 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर लाभ प्रतिशत तो बहुत ही ईजी चीज़ है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लाभ यानी कि 1200 बटे क्रय मूल्य यानी कि 7200 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 12 × 72, तो यहाँ पर कितना बचा, 100 बटे 6। 100 बटे 6 का मतलब कितना होता है,
तो आप कहेंगे सर 50/3, 50/3 का मतलब 16 सही 2/3% का क्या हुआ, दुकानदार को लाभ हुआ। ऊपर एरो मतलब लाभ हुआ। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया आपको 16 सही 2/3? तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बस। तो आपने क्या किया, अंकित मूल्य मान लिया। आपने अंकित मूल्य मान लिया कितना, 100 रुपये प्रति किलोग्राम। आपने बोला कि 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल खरीदा जाता है। अब 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से नहीं खरीदा जाता, सॉरी, 100 रुपये प्रति किलोग्राम उसका अंकित मूल्य है। अब आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। अगर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 100 रुपये वाली चीज़ पर, तो आप बताइए कितने की वो आपको पड़ेगी। 10% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो कितने की पड़ेगी आपको। तो आप कहेंगे सर 90 रुपये, 90 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम 90 रुपये की आती है। तो हमने क्या निकाल लिया उसका भाई, हमने निकाल लिया यहाँ से उसका भाई अंकित मूल्य पे हमने डिस्काउंट देकर क्या निकाल लिया कि भाई आपको कितने में मिलेगी। अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो अगर उस पर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो कितने में मिल रही है हमें, 90 में। यानी कि दुकानदार को वो 90 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से मिलती है। अब 90 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से उसने 80 किलोग्राम खरीदा तो कितने का आया, 7200 रुपये का आया। फिर उन्होंने बोला कि फ्री चावल की मात्रा निकालनी कितनी है, 20 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम चावल फ्री है। तो अगले 20 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम और, अगले 20 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम और अगले 20 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम और, यानी कि टोटल 80 किलोग्राम पर कितना चावल मिलेगा फ्री, तो 4 किलोग्राम। तो अब आप कह सकते हैं कि हमने 7200 रुपये खर्च किए लेकिन हमें चावल कितना मिला, 84 किलोग्राम मिला। और बोल रहे हैं कि दुकानदार क्या करता है कि अंकित मूल्य पर चावल बेचता है। तो अब उसके पास कितना चावल है, 84 किलोग्राम है। अंकित मूल्य पर बेचता है मतलब 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है। तो 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से अगर बेचता है तो कितने का हुआ, 8400 रुपये का हुआ। अब 8400 रुपये का हुआ तो आप देखिए 8400 रुपये की चीज़ आपने बेची, 8400 रुपये में बेचा, जिसको आपने 7200 में खरीदा था, तो 1200 का लाभ हुआ किस पर, 7200 पर। तो कितना लाभ परसेंट होगा, 1200/72 × 100, यानी कि 16 से ही 2/3% का। आप चाहें तो 100 की जगह 10 भी मानकर कर सकते हैं कि अंकित मूल्य कितना है, 10 है। 10% का डिस्काउंट देंगे तो 9 रुपये के हिसाब से आ जाएगा, तो 1 जीरो बस आपका कम हो जाएगा। परसेंटेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका 16 सही 2/3% ही आएगा। क्लियर होगी बात। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पॉइंट ई लाइज ऑन ए सी सच दैट CE is equal to 1/3 of AC, B and AD intersect at G, what is AG upon GD। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है। भुजा AC पर बिंदु E इस तरह स्थित है कि EC 1/3 AC है। मतलब अगर पूरा AC 3 सेंटीमीटर है तो EC की वैल्यू 1 सेंटीमीटर के बराबर है। रेखाएं BE और AD एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो AG/GD क्या है ये आपको बताना है। AG/GD क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए करते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक ट्राइंगल बना लीजिए। इन्होंने बोला कि ट्राइंगल है आपके पास कौन सा, AB और C। ABC आपके पास एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जो D है वो BC भुजा का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हमने D बना लिया जो कि क्या है, मध्य बिंदु है। अब हम क्या करें, AD को मिला दें क्या, क्योंकि AD G पर मिलते हैं तो बिल्कुल आपको AD को मिलाना पड़ेगा। तो आपने AD को मिला दिया तो ये आपका मध्य बिंदु हो गया, मिड पॉइंट हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक, इसके बाद इन्होंने बोला है कि भुजा AC पर बिंदु E इस तरह स्थित है कि ECE 1/3 है CE, मतलब C के थोड़े पास बनाना E को। तो यहाँ पर हमने बना दिया E। तो ये जो CE है, इतना जो पार्ट है, ये 1/3 है किसका, AC का। यानी कि अगर ये 1 है तो ये पूरा कितना है, 3 है। तो हमने इसी तरीके से इसको मेंशन कर दिया। हमने बोला कि ये AC पूरा अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, EC इतना पार्ट आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा EC। ठीक है, या CE भी कह सकते हैं। फिर रेखाएं BE और AD, अब हमने क्या किया, B को E से मिलाना है तो B को E से मिला दिया। BE और ED एक दूसरे को G पर काटते हैं, तो ये पॉइंट जो बन रहा है यहाँ पर, ये क्या है, G पॉइंट है, G पर काटती हैं।
एजी और जीडी का अनुपात बताना है, मतलब ये वाला अनुपात बताना है कि एजी का जीडी से अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, एजी का जीडी से अनुपात आपको बताना है। तो चलिए, क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, अब हमें इस तरफ बढ़ना है। यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम हिंदी में आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आप मिलाते हैं तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, साथ ही वो क्या करती है, जो दो बिंदु हैं वो उनको समान अनुपात में बांटते हैं, मतलब उस भुजा को समान अनुपात में बांटते हैं। जैसे हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि एक बिंदु हमने यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ बिंदु और ले लिया। चलिए, तो हमने यहाँ पर एक बिंदु एफ और ले लिया, और ये एफ बिंदु है जो ई सी का क्या है, मध्य बिंदु है। एफ बिंदु क्या है, ई सी का मध्य बिंदु है। तो एफ बिंदु हमने क्या बना दिया, यहाँ पर ई सी का मध्य बिंदु बना दिया। एफ बिंदु ई सी का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। और हमने डी को किससे मिला दिया, डी को हमने एफ से मिला दिया, डी को हमने एफ से मिला दिया। अब ये मध्य बिंदु है, ये क्या हो गया, मध्य बिंदु है। अब ये देखिए, ये किसका मध्य बिंदु हो गया, एफ जो है वो ई सी रेखा का मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि एफ मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये हमने रचना की, ठीक है, ये कहीं आपको दिया नहीं था, ये हमने मिलाया है। एफ मध्य बिंदु है किसका, तो आप कहेंगे सर ई सी का, ई सी का। एफ ई सी का क्या है, मध्य बिंदु है। एफ को हमने मिला दिया तो ई सी का मध्य बिंदु हो गया। अब ये मध्य बिंदु हो गया, तो अब आप देखिए यहाँ पर आप बात करिए कि अगर हम ट्रायंगल में बात करें कि ये मध्य बिंदु हो गया ई सी का, ठीक है, तो ये वाली रेखा और ये भी मध्य बिंदु है, ये भी क्या है, मध्य बिंदु है। तो अब आप थोड़ा सा देखिए कि इस त्रिभुज में आप देखिए, कौन से त्रिभुज में बात करें भाई, अगर हम त्रिभुज में बात करें, ये वाले त्रिभुज में बात करें, कौन से त्रिभुज में, जहाँ एक मध्य बिंदु है और एक मध्य बिंदु है, तो दो रेखाओं को आप मिला रहे हैं। तो त्रिभुज को अगर आप देखें, ये वाले BCE त्रिभुज को अगर आप देखें, तो BCE त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु आपने मिला दिए, तो ये तीसरी भुजा के कैसे होंगे, समांतर होंगे। ये तीसरी भुजा के कैसे होंगे, समांतर होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखिए, त्रिभुज इन ट्राइंगल इसमें, तो हमने बोला BEC में, इन ट्राइंगल BEC में अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर इन ट्राइंगल BEC में, ये देखिए BC भुजा का मध्य बिंदु D है और EC भुजा का मध्य बिंदु F है। ठीक है, BC भुजा का मध्य बिंदु D है और EC भुजा का मध्य बिंदु F है। तो अगर ये मध्य बिंदु हैं तो ये वाली रेखा जो है वो इस रेखा के समांतर हो जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं D इज मिड पॉइंट। D मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, D मध्य बिंदु है किसका, BC का, मध्य बिंदु BC का। और इसी प्रकार जो F है, F मध्य बिंदु हमने बनाया ही है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु किसका है, तो आप कहेंगे सर EC का, EC का मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि BE समांतर किसके हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये BE समांतर हो जाएगा DF के। या हम कह सकते हैं कि जो GE है वो GE समांतर हो जाएगा किसके, DF के। तो यहाँ से तो देखिए, अगर ये पूरी समांतर है तो G भी तो समांतर DF की होगी, D भी तो समांतर DF की होगी। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि अगर GE समांतर DF की हो गई तो ये जो है वो मध्य बिंदु हो जाएगा किसका, AF का। E जो है वो मध्य बिंदु हो जाएगा किसका, AF का। और इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जो G है वो मध्य बिंदु हो जाएगा किसका, AD का। भाई समांतर हो गई, तो अब इस प्रकार ये मध्य बिंदु भी तो हो जाएंगे। अगर ये मध्य बिंदु है तो रेखाएं समांतर होती हैं थेल्स प्रमेय से या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये समांतर हैं तो ये मध्य बिंदु हो जाएंगे, यानी कि G मध्य बिंदु हो जाएगा AD का और E जो है मध्य बिंदु हो जाएगा AF का। तो अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ी बात है कि हमें AG अनुपात DG निकालना है। तो अगर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय यहाँ पर हम लगाते हैं तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो AG आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कहती है कि अगर ये मध्य बिंदु है, यानी कि अब हम बात करेंगे त्रिभुज में, दूसरे त्रिभुज में। अब हम किस त्रिभुज में बात करेंगे, तो अब आप देखिए हम त्रिभुज में बात करेंगे इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ADF। ADF त्रिभुज में अगर हम बात करें तो G और E मध्य बिंदु हैं। तो अगर G और E मध्य बिंदु हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि AG अनुपात GD, AG अनुपात GD बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर AE अनुपात EF होगा। AE अनुपात क्या होगा, EF होगा। लेकिन ना ही हमारे पास AE की वैल्यू है, ना ही EF की वैल्यू है। अब ये कैसे आया, तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि GE समांतर DF है, GE समांतर DF है, तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत, पूरा लिख ही लीजिए इसको, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, यह थेल्स प्रमेय इस बीच के नाम से जानी जाती है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, ठीक है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से ये क्या हो गया, अगर GE समांतर DF है तो ये मिड पॉइंट हो जाएंगे और इसका यानी कि AG और GD का अनुपात AE और EF के अनुपात के बराबर होगा। अब बात ये आ रही कि हमें AE और EF की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालें। तो अभी आप देखिए कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इसका AF का, और F मिड पॉइंट किसका है, F मिड पॉइंट है EC का। तो अगर F मिड पॉइंट है किसका, EC का, तो यहाँ से आप EF की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है EC कितना है, 1 है। अगर EC 1 है, देखिए अगर आप इसमें 2 का और गुणा करते हैं तो ये और इजी हो जाएगा आपके लिए, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, और इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम आप यहाँ पर 2 का गुणा अगर और कर देते हैं, और नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि EC का आधा है EF, तो EC का आधा है EF। तो चलिए देखिए, अब आपको पता है ये चीज़ कि EF क्या है, EF क्या है, मिड पॉइंट था, तो EF आधा है किसका, EC का, और EC की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो EC की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पर से कितनी आ गई, 1/2 EF की वैल्यू। तो हमने EF की वैल्यू तो निकाल ली, एक वैल्यू तो हमारे पास निकल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर किसकी, AE की। अब AE कैसे निकलेगा, तो आपको पता है EF की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर अब आप बताइए कि ये मिड पॉइंट है किसमें, इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो जितना ये पार्ट होगा उतना ये पार्ट होगा, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। E क्या है, मिड पॉइंट, और G भी क्या है, मिड पॉइंट हो गया। तो E और G अगर मिड पॉइंट हो गया तो ये वाला पार्ट इतना और ये वाला पार्ट बराबर होना चाहिए। तो जितना EF उतना ही क्या होगा आपका, GF नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका देखिए ये टोटल कितना था, 3 था, तो ये 3 था। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका इस रेखा का मिड पॉइंट है। हम ट्राइंगल किस में बात कर रहे हैं, इस पूरे ट्राइंगल में बात की थी हमने, ADF में बात की थी कि ADE में बात की थी, ADF में बात की थी ना, ADF का मिड पॉइंट था, ठीक है। अगर ये ADF का मिड पॉइंट था कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर हमने ये तो निकाल लिया कि EF कितना हो जाएगा, EC का आधा हो जाएगा, क्योंकि EC F क्या मिड पॉइंट है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये भाई कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है किसकी वैल्यू, AE की वैल्यू। तो AE कैसे निकलेगी, तो अब आप बताइए, पूरा AC आपके पास है और EC आपके पास है, तो AC में से आप EC माइनस कर दीजिए, AC में से आप EC को माइनस कर दीजिए, मतलब इतना माइनस कर दीजिए। तो AE कितना आ जाएगा, ये पूरा 3 है, और EC 2 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, AE आपका 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा कि नहीं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि AC की वैल्यू आपके पास 3 है और EC की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो AE आपको चाहिए तो 2 आ गया। तो आपका AE की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर AE की वैल्यू कितनी आ गई, AE आपका हो गया AC माइनस EC, AC माइनस EC यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2, ठीक है। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। अब आपको अनुपात किसका निकालना था, AG अनुपात GD निकालना है। तो देखिए AG अनुपात GD, AG अनुपात GD, तो अब आपको वैल्यू रखनी है किसकी, तो आपके पास AE की वैल्यू की अगर हम बात करें तो AE की वैल्यू और EF की वैल्यू रखनी है। AE की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2, और EF की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, 4/1, यानी कि आपका AG अनुपात जो GD है, AG अनुपात GD कितना हो जाएगा, 4:1 का अनुपात आ जाएगा।
तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आराम से समझा हमने, बहुत ही आराम से समझा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो 4:1 का अनुपात आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया है? 4:1 ऑप्शन सी में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी आपका क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हों तो वो तीसरी भुजा के समांतर होते हैं, और अगर तीसरी भुजा समांतर है यानी कि एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? मध्य बिंदु हो जाते हैं। और अगर मध्य बिंदु हो जाते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए